गुड मॉर्निंग सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की क्लास है और नंबर ऑफ फ्रेंड्स अभी कम दिख रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट के लिए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी फ्रेंड्स भी अभी ऐड हो रहे होंगे। अच्छा, मीनवाइल लास्ट टर्म पर हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद मैंने आपको कुछ राइटिंग वर्क भी दिया था। कुछ पर्टिकुलर जो पार्ट था मैंने आपसे कहा था कि नोट कर लेना, तो शायद आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, हाँ, कि सब लोगों ने क्लास नोट्स अभी फाइनली अप टू डेट यहाँ पर जितना हम लोगों ने करा है वहां तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, गुड गुड। चलो बढ़िया। और रिवाइज कर लिया, क्योंकि ये सब चीजें याद करने वाली बहुत है और आगे एक्चुअली क्या है इस टॉपिक में कुछ और चीजें हैं ऐसी जो याद करने वाली आएगी, जैसे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक। इसका एक्चुअली मैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं। ये अभी जो आपने पढ़ा ये मैग्नेटिज्म का एक पार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा और जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर एक छोटा सा पार्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो पार्ट, छोटा सा ही है। वो छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बातें करते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। चलिए, वो वाला पार्ट से पहले, हाँ, ये टॉपिक मतलब थ्योरेटिकल आगे जाकर ज्यादा है, मतलब ये जैसे टॉपिक आपने देखा होगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। मतलब आप समझ सकते हो कंसेप्ट और थ्योरी दोनों का मिक्स है एक तरह से ये टॉपिक, राइट। चलो, वैसे भी आज हम लोग एक्चुअली मोमेंटम चेंज करने के लिए आज इनफैक्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एमईसी के बाद ईएमआई स्टार्ट करेंगे। और एक दिन का काम रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, वो मैं आपको एक बार अलग से बीच में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक साथ ही सारी थ्योरी देना मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि आप लोग याद फिर कर नहीं पाते हो, कई बार मुझे पता है फिर प्रॉब्लम आती है एक साथ सारी चीजें रिटेन करने में। तो बीच में हम लोग मोमेंटम चेंज करने के लिए, जैसे होता है ना कि बीच बीच में फिलर डालते हैं, तो वैसे ही मोमेंटम चेंज करने के लिए आज हम लोग ईएमआई की बात करेंगे। और जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ईएमआई में, सबसे पहला टॉपिक वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक होगा ईएमआई में सबसे पहला टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको लगेगा कि वो कंसेप्ट्स और वो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलो, तो वो बता देंगे पेज वगैरह जब लीव करना होगा, हम बता देंगे कितने पेज लीव करना है, क्या लीव करना है, वो सब डिस्कस कर लेंगे। बस पहले एक बार लास्ट टर्म का पहले रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हैवी था टॉपिक, है ना। तो लास्ट टर्म का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टर्म पर जियो मैग्नेटिज्म में हमने आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, जितने भी जोग्राफिकल टर्म्स होते हैं उनके बारे में बताया। फिर मैग्नेटिक एक्सिस का टिल्ट बताया, जोग्राफिक एक्सिस, जोग्राफिक मेरिडियन, जोग्राफिक प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, और वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, और इक्वेटोरियल प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बारे में बात हुई थी।
और फिर ये सब कुछ समझने के बाद, डिटेल में समझने के बाद, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था। फिर एंगल ऑफ डिप, हमने बताया था एंगल ऑफ डिप क्यों आता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप पढ़ने के बाद आपको याद आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिप दिखेगा, डिप दिखने के बाद हम लोगों ने आपको ये सारे कंसेप्ट बताए थे कि इक्वेटर पर डिप कितना मिलेगा, पोल्स पर डिप कितना मिलेगा। फिर इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, इट इज नोन एज डिप सर्कल। डिवाइस का नाम याद आ रहा होगा, इट वाज कॉल्ड डिप सर्कल, जिसके हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। फिर डिप सर्कल पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये भी बताया था, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के हेल्प से जो बी नेट निकलता है, बी नेट के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज बी साइन डेल्टा। ये था कंसेप्ट ऑफ डिप सर्कल, ये डिवाइस था। डिप सर्कल नोट नहीं किया था क्या हमने? क्या बात कर रहे हो, हमने फोटो सेंड किया था शायद। अच्छा, ये सिखाया नहीं था क्या? अच्छा, भूल गए थे क्या बताना ये? हाँ तो देखो बता देते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था शायद हम लोगों ने, एंगल ऑफ डिप तक, राइट? तो पहले मुझे बताओ, यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना हमने, ये यहाँ तक तो समझ लिया था। मुझे इतना याद आ रहा है, यहाँ तक तो समझ लिया था हमने। सीजी क्या है? सीजी कहाँ लिखा है हमने भाई? सीजी कहाँ लिखा है? अच्छा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाला सीजी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। देखो, डिप सर्कल क्या होता है? अब इट इज अ डिवाइस जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ डिप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एंगल ऑफ डिप मेजर कर सकते हो। तो होता क्या है, वो मैं बता ही चुका था आपको। जो ऊपर के एक्सपेरिमेंट देखे थे उसमें मैं बता चुका था ऑलरेडी आपको, यही तो डिप सर्कल है। बस इसमें आप क्या करते हो, ऊपर एक सर्कल लगा के उसमें मार्किंग कर देते हो, जैसे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिप सर्कल बन गया। बस इस तरह से आपके पास क्या होता है, उसमें मार्किंग होती है, वो डिप सर्कल हो जाता है। तो बेसिकली इट इज अ डिवाइस जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी प्लेस पर एंगल ऑफ डिप मेजर कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, एक नीडल होती है जो सेंटर पे पाइवोटेड होती है वर्टिकल सर्कुलर स्केल में, और वो रोटेट कर सकती है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या, वो रोटेट करती है जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। और यहाँ पर एंगल मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट साइंस होते हैं। ये होता है डिप सर्कल। जो अभी अपन ने देखा था ना कि डेल्टा, तो ये डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप। क्योंकि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगी उस लोकेशन पर, जैसे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और अगर अर्थ की फील्ड उस लोकेशन पर इस टाइप से होगी, तो ये जो नीडल है उस डायरेक्शन में लाइन करेगी वर्टिकल प्लेन में, इसको हम बोलते हैं डिप सर्कल। इस डिवाइस को बोलते हैं डिप सर्कल, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप। ठीक है? तो यहाँ तक शायद आपने यहाँ तक नोट करा था, राइट? ये नोट कर लो जल्दी से, डिप सर्कल। डिप सर्कल और ये कंपोनेंट्स तो शायद आप नोट कर चुके थे, डिप सर्कल जरूर नोट कर लो। हाँ अच्छा, फोटो थी ना आप लोगों के पास, तो ठीक है, नोट कर लेना उसमें से। फिर ये तो नोट कर लेना, अगर किसी ने नोट नहीं किया है, काफी लोगों ने नोट कर लिया है शायद। जिसने नोट नहीं किया है, वो फोटो जो हमने सेंड करी थी ग्रुप पर, उससे एक बार देखकर नोट कर लेना। ठीक है? चलो, अब बता चुका हूँ आपको ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, वहां पर जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं बी एच। ये आप लोगों ने बहुत पहले किसी डायग्राम में देखा था, मैं बताता हूँ कहाँ देखा था, ये देखो, ये देखा था मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैंने आपको बताया था ये बी एच होगा और ये बी वी होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बी एच फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी वी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है? बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा, और टेन थीटा इन दोनों का रेशियो। पोल्स पर और इक्वेटर पर कंडीशन मैं बता चुका हूँ आपको, ये नोट किया जाए।
चाहो तो आप इसमें एक डायग्राम भी बना लेना, आपको अच्छा लगेगा देखने पर बाद में। इसमें डायग्राम जब बनाना चाहते हो तो ऐसा भी बना सकते हो डायग्राम की ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन हो गया, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन तो पता ही है ना, अब तक फैमिलियर हो गए हो, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, मान लो। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में आपको पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में भी फील्ड जो है वो किसी एंगल पर होगी, वर्टि हॉरिजॉन्टल से। तो अगर ये फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। पहले तो ये डेल्टा होगा, और दो कंपोनेंट कौन से होंगे, ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, बी एच फॉर हॉरिजॉन्टल एंड बी वी फॉर वर्टिकल, इसे नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, इसमें टेंजेंट कैलरीमीटर स्टार्ट करने से पहले एक केस और मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा केस भी आता है कि अगर मान लो आप मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं हो, अगर आपने मान लो सपोज ये जो डिप सर्कल वाला डिवाइस है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, तो क्या होता है। तो वो वाला केस भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो उसके बाद आप एक साथ ही नोट कर लेना। देखो, जैसे ये नोट कर देते हैं, ये आ जाएगा, है ना। अभी तो आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में ट्रू एंगल ऑफ डिप मिलेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप रखा, अगर आपने इसको, आपको मिलेगा ट्रू एंगल ऑफ डिप। तो मैं इसका डायग्राम जो भी अपन ने बनाया था, मैं इस डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ और फिर इस डायग्राम में चेंज करूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन था, और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो आपको फील्ड मिलेगी उसको भी मैं ब्लू में ही, ब्लू में नहीं, उसको अपन एक काम करते हैं, इसको हम लोग रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड मान लो आप ये है, ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसके दो कंपोनेंट बताओ क्या होंगे। एक होगा बी एच और एक होगा बी वर्टिकल। ये तो अभी अपन पढ़ ही रहे थे, है ना। ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट और ये एंगल ऑफ डिप होता है, ये तो अभी हमें पता ही था सब कुछ। और इसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो ब्लू कलर में आपने प्लेन बनाया है, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। पर कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है ना कि आपने इसको मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रखा हो। अगर किसी दूसरे प्लेन में रख दिया, गलती से अगर आपने इसको किसी दूसरे प्लेन में रख दिया, तो उस केस में क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लेन चेंज करता हूँ। सपोज आपने इसको किसी दूसरे प्लेन में रख दिया, शायद ये डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा आपको 3D के फॉर्म में दिख रहा है, वो समझ में आ रहा हो कि वो प्लेन चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने प्लेन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया।
ये तो ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे है ना। और ये वर्टिकल प्लेन में आप देख रहे हो, ये मैंने ग्रीन कलर में जो दूसरा प्लेन बनाया है, ये दूसरा प्लेन किसी अलग एंगल पर है। मान लो कि कितना एंगल पर है, लेट अस सपोज कि ये दोनों प्लेन के बीच में एंगल है थीटा। आपको शायद दोनों प्लेन के बीच में एंगल दिख रहा होगा। जैसे ग्रीटिंग कार्ड होता है, ग्रीटिंग कार्ड को ओपन करके आप टेबल पे रख दो, वैसा दिखेगा आपको। उसमें से पीछे वाला जो ब्लू कलर वाला पेज है, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड ग्रीन कलर वाला पेज इज कौन सा, ये कोई डिफरेंट प्लेन है विच इज एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा केस होगा तो फिर ये वाली फील्ड कितनी होगी, ये वाली फील्ड होगी बी एच कॉस थीटा। बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड का भी कंपोनेंट ले रहा हूँ, बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड का भी कंपोनेंट बी एच कॉस थीटा। और अब इस प्लेन में आपको अपेरेंटली एक नया एंगल ऑफ डिप मिलेगा। देखो, इस प्लेन में भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक नए एंगल पर दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी आपको एक नए एंगल पर नीचे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। तो मुझे बताओ, ये टेन डेल्टा प्राइम क्या होगा। सबको पता है वेक्टर की प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है बीवी, इसको अंदर लिख देते हैं ना, वर्टिकल है बी वी अपॉन हॉरिजॉन्टल इज बी एच कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको ये भी तो पता है कि बी वी अपॉन बी एच क्या है, ये है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल का रेशियो, तो टेन डेल्टा होता है जो एक्चुअल डिप होता है, एंगल ऑफ डिप टेन डेल्टा। तो इसका मतलब कैसा लिख सकता हूँ, टेन डेल्टा प्राइम इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, टेन डेल्टा प्राइम इक्वल टू टेन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो इसमें ये जो डेल्टा है ये है रियल एंगल ऑफ डिप, रियल एंगल ऑफ डिप जो मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलता है। और डेल्टा प्राइम क्या है, डेल्टा प्राइम इज अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपेरेंट एंगल, आप पूरा लिखना, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप जो आपको किसी दूसरे प्लेन में मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं क्या करता हूँ इस डिवाइस को, ये जो डिवाइस हम पढ़ रहे थे अभी, डिप सर्कल, इसको अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में न रखते हुए किसी दूसरे प्लेन में रखता हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी थीटा एंगल पर प्लेन में रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये डिप सर्कल कुछ अलग एंगल दिखाएगा, कुछ और एंगल डिप करेगा और वो एंगल इतना होगा। कितना कुछ इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ मैथमेटिकल है, कितना कुछ मैथ से रिलेटेड है। मजा आ गया, इसे भी नोट कर लिया जाए।
हाँ, इस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन आते हैं। एपीपी क्या है? अपेरेंट। अपेरेंट मीन्स एक होता है ना रियल, एक होता है वर्चुअल। अपेरेंट जो कि एक्चुअल में नहीं था, बट अब आपने डिप सर्कल प्लेन में ही, अलग प्लेन में ही यूज करा है, तो इसीलिए आपको अपेरेंट एंगल ऑफ डिप मिलेगा। एडवांस में नहीं है। एडवांस के सिलेबस में, अच्छा मैं आपको बता दूं, जब आप कभी रिवाइज करो बाय चांस, तो ध्यान रखना मेंस कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक एडवांस के सिलेबस में नहीं है। मतलब वहां पर आपको इसमें से कुछ भी टर्म्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ, ये बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। एडवांस के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ, कभी ऐसा कर सकते हैं ना कि एंगल ऑफ डिप दे दें और आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लें, क्योंकि उसका यूज आपसे एमईसी या ईएमआई के क्वेश्चन में करवा सकते हैं, उतना जरूर कर सकते हैं वो। अदरवाइज बाकी कुछ भी इसमें से आपके सिलेबस में नहीं है। एडवांस के मेंस में है, बोर्ड्स में है, एडवांस में नहीं है। वो मेन मतलब मेंस में है इतना डिटेल में, अदरवाइज तो बोर्ड्स में इतना डिटेल में भी कुछ नहीं दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी तो अपन ने पढ़ी थी वहां पर। वो तो हुआंग टी की बातें करते रहते हैं ना एनसीईआरटी वाले, हुआंग टी। वो चाइनीज लोगों की बातें ज्यादा करते रहते हैं, तो आपको याद ही होगा वो सब। पर वो ज्यादा मजा आ रहा था तब, है ना, एनसीईआरटी से पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा था। गोबी डेजर्ट और बिल्कुल, गोबी डेजर्ट और फिजिक्स के नाम पर बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री के बारे में पूरा बताया था कि वो कौन सा ग्रीस में आइलैंड था, मैग्नीशिया मैग्नीशिया, जहाँ पे। हाँ, तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता था। अब ये क्या है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होने से और साइंटिफिक ज़्यादा होने से पता नहीं कि काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा हो, अजीब सा लग रहा होगा। वो दिन भी वापस आएंगे, चिंता मत करो, वो दिन भी वापस लौट कर आएंगे जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे। कौन बोल रहा है भाई? बोरिंग क्लास थी क्या वो वाली? क्या बात कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़े थे बोरिंग लगी क्लास? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो वही वाला एग्जाम्पल हमने बताया था ना कल, वो कृति सेनन विद्याबालन वाला। ये वही वही केस है ये। आओ अब हम ये तो नोट कर चुके हैं ना, आओ अब हम एक आखिरी चीज पढ़ें, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज एक नया टॉपिक। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बहुत ज्यादा थ्योरी है उसमें, हम आपको किसी दिन अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको याद करवाएंगे एक दिन अच्छे से, ठीक है। अभी अभी इतना याद करो, जितना 2-3 दिन का टाइम फ्रेम दे रहे हैं, सैटरडे तक, वीकेंड तक, इतना रिवाइज करो, इतना याद करो। फिर हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तब आपको वापस से एक दिन का टॉपिक है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वो अलग से बताएंगे फिर। अभी हम बात करेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर याद है? पर एक्चुअली ये क्या होता है, इसके हेल्प से आप करंट एक्चुअली मेजर कर सकते हो, खास बात है ये। आपको याद है एमीटर यूज होता था वैसे? एमीटर वॉज यूज फॉर मेजरिंग करंट, गैल्वेनोमीटर से सिर्फ डिफ्लेक्शन मिलता था और सिर्फ आप डिटेक्ट कर सकते थे। बट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देन यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ डीसी करंट विच इज पासिंग थ्रू द वायर। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मैग्नेट वगैरह की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। कोई आपसे पूछ ले, सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ ले, आपका रिलेटिव आपसे पूछ ले कि बताओ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आप बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। नाम से क्लियर है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ याद है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। तो देखो, डिजाइन कितना सिंपल है, आप समझो इस बात को, बहुत आपको इजी लगेगा। पहली बात तो क्या करते हैं हम कि ये देखो, इस टाइप का एक डिवाइस है जिसमें एक आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। एक इस तरह से एक कार्डबोर्ड का या इंसुलेटिंग मटेरियल का, वुड का, प्लास्टिक का, इस टाइप का एक सर्कल होता है। और आप तो ये वुडन मान लो, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर देखो हमने वायर्स को रैप करा है, दिख रहा है, सर्कुलर टर्न्स बना रखे हैं, वायर के सर्कुलर टर्न्स बना रखे हैं। और इन्हीं सर्कुलर टर्न्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। देख रहे हो, इन सर्कुलर टर्न्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, वहीं से हम करंट पास करवाएंगे, वहीं से करंट पास करेंगे। तो जब हम करंट पास करेंगे तो करंट क्या करेगा,
करंट सर्कुलर लूप में गोल 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 घूमता रहेगा, जितने भी रिवॉल्यूशन आप करवा रहे हो इसमें 20 टर्न 30 टर्न जितने भी रिवॉल्यूशन करा रहे हो, उसके बाद ये वापस निकल जाएगा। ये देखो करंट वापस निकल लिया। ठीक है। करंट आएगा, सर्कुलर वायर में से मूव करेगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी बार मूव करेगा, वापस निकल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम पता क्या करते हैं, ये जो डिवाइस होता है, मैं इसका एक काम करता हूँ, फ्रंट व्यू बनाता हूँ। ये तो थोड़ा सा साइड से दिख रहा होगा आपको, फ्रंट व्यू बनाता हूँ। तो फ्रंट व्यू को जैसा बनेगा, ये देखो, ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई, ये एक तरह से करंट कैरिंग कॉइल हो गई। और इस करंट कैरिंग कॉइल को पता है हम किस में रखते हैं? इस करंट कैरिंग कॉइल को हम इस वर्टिकल प्लेन में रखते हैं। ये होता है वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन। मतलब समझ रहे हो? वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन का मतलब, ये आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है। समझ रहे हो? इसको मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रखा है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रखने पर पता है क्या होगा? देखो बीच में हमने कंपास रखा है, ये देख रहे हो कंपास की वो कंपास रखा है बीच में, छोटा सा कंपास रखा है। ये कंपास रख दिया। मुझे बताओ कि अभी स्टार्टिंग में हाल फिलहाल वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन में क्या होगा? ये जो कंपास की नीडल होगी, ये नीडल कहाँ अलाइंड होगी? ये नीडल हॉरिजॉन्टल अलाइंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको याद है ना, पी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अरे अभी निकाला था, एक वर्टिकल कंपोनेंट और उसका रिजल्टेंट एंगल ऑफ डिप। तो उसमें से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और अगर आपने इस पर्टिकुलर कंपास को ऐसा रखा है, तो ये नीडल तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, राइट? और हॉरिजॉन्टल मूव करके कहाँ अलाइन हो जाएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग, बीएच के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगी। पर अब एक इंटरेस्टिंग काम हमने करा, पता है हमने इंटरेस्टिंग काम क्या करा? हमने वायर में करंट पास कराया। करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड याद है? मेरा सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड याद है? मैंने क्लास में डायग्राम बनवाए थे आप लोगों से लास्ट टॉपिक में, कि अगर करंट कैरिंग कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, और अगर करंट कैरिंग कॉइल में करंट है क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स। तो अगर मान लो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाता हूँ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनवर्ड्स होगी। तो एक तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और एक बी ऑफ वायर है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। अब टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू बताओ क्या होगा? अच्छा, टॉप व्यू से पहले इस वाले व्यू में देखो, एक है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और एक है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये देख रहे हो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर। दोनों का रिजल्टेंट जहां भी होगा, ये देखो नीडल वहां डिफ्लेक्ट होगी। तो पहले नीडल जो थी, वो नीडल यहाँ थी। पहले नीडल कहाँ थी? पहले नीडल यहाँ थी, और फिर जैसे आपने करंट पास कराया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीडल दोनों के बीच में कहीं आ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो बस आप ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करके करंट बता सकते हो कितना होगा। फिर भी हम इसको और डिटेल में समझते हैं। अब आप बताओ, उसका टॉप व्यू देखोगे अगर, तो टॉप व्यू में आपको क्या होगा? पहले नीडल ऐसी दिखाई देगी, देखो। अब टॉप व्यू देखो ऊपर से, ऊपर से पंखे पे बैठ के देखो, पंखे पे से बैठ कर देखो ऐसा, पंखे पे लटक जाओ, और पंखे पे लटकने के बाद अब इसको देखो ध्यान से। तो पंखे पे अगर आप लटके हुए हो और उसको ध्यान से देख रहे हो, तो आपको दिखाई देगा ऊपर से देखने पर ये पूरा सर्कल दिखाई देगा। कौन सा? ये इसकी बात कर रहा हूँ, टॉप व्यू, इसका टीओपी टॉप व्यू। तो पहले शुरुआत में क्या था कि नीडल ऐसी थी, शुरुआत में, है ना? क्यों थी? क्योंकि आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग नीडल को अलाइन होते हुए देखा था। पर फिर क्या हुआ ना, फिर हुआ ये कि आपने वायर की मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जो कि टॉप व्यू में आपको ऐसी दिखेगी, बी ऑफ वायर। और इन दोनों के रिजल्टेंट पर आपको ये नीडल इधर जाती हुई दिखाई दे गई, थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में थीटा एंगल पर टर्न हो गई। तो बताओ, टेंजेंट लॉ याद है? बी ऑफ वायर इक्वल टू बी एच टेन थीटा, टेंजेंट लॉ पढ़ाया था। बी ऑफ वायर बताओ कितना होता है? म्यू नॉट, याद तो क्या ही होगा वैसे, याद तो होगा नहीं आप लोगों को। याद है? होना तो चाहिए वैसे याद, चांसेस कम है वैसे। ये क्या बात कर रहे हो, याद है? अरे वाह। किसी का क्वेश्चन आया, सर 5 एम्पियर से करंट एक्सीड करेंगे तो क्या होगा? ये लिखा है ना, डू नॉट एक्सीड 5 एम्पियर, खराब हो जाएगा। क्या एक्चुअली क्या होता है कि देखो, ये है एक्चुअली वायर। आप समझो, ये वायर है, अगर आप बहुत ज्यादा करंट पास कराओगे तो हीटिंग इफेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे इसमें।
ठीक है, वो 5 एम्पियर आपको पता है बहुत ज्यादा करंट होता है। 5 एम्पियर समझ रहे हो रियल लाइफ में 5 एम्पियर किसको बोलते हैं? 5 एम्पियर को वो करंट होता है रियल लाइफ में जो आप लोगों के माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव ओवंस में, गीजर्स में, इनमें फ्लो करता है। 5-6 एम्पियर का वायर। ठीक है, 6 एम्पियर एक अच्छा खासा करंट होता है। 5-6 एम्पियर इज अ वेरी गुड करंट। ये 5 एम्पियर समझ सस्ते मत लेना, जैसे 5 किलो 10 किलो सोचते हो ना, वैसे 5 एम्पियर होगा नहीं। 5 एम्पियर एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट करंट होता है। हजार्डस और फेटल करंट होता है 5 एम्पियर करंट। ठीक है, अब यहाँ से बताओ आई कितना आएगा। 2R × BH। आर क्या है? रेडियस है ना, ये रेडियस आपको पता होगा कॉइल का। 2R × BH। BH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इनटू tan थीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई इज प्रोपोर्शनल टू करंट इज प्रोपोर्शनल, ये सब कुछ कांस्टेंट होगा देखो, उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट मींस tan थीटा, टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द नीडल। हाँ, बस यही तो पढ़ाना था आपको। वर्टिकल कॉइल मैंने पढ़ा दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखी है। तो बी जो है, सर्कुलर कॉइल के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है। दो क्रॉस फील्ड मतलब 90 डिग्री वाली फील्ड, क्रॉस फील्ड समझते हो, क्रॉस मतलब 90 डिग्री वाली फील्ड से इफेक्ट में कंपास निडल नया इक्विलिब्रियम अटेन करेगी अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ। और ये सब कुछ रेलेवेंट नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। इससे अननेसरी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको भूल जाओ, मत लिखना इसको, जो मैंने डेरिवेशन करवाया उसी के हेल्प से करो फिर आप। ठीक है, ये करवाया मैंने आपको डेरिवेशन, देख लो। ठीक है, यही करवाया मैंने आपको डेरिवेशन। ये कराने के बाद कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट किया आया था राइट। जो कांस्टेंट बताया था ना मैंने आपको, किया आया कांस्टेंट, स्मॉल आर लिखा था मैंने रेडियस ऑफ रिंग को, उसमें कैपिटल आर लिख दिया है। तो स्मॉल आर लिखा था मैंने, एक ही बात है, स्मॉल आर लिखना है कैपिटल आर लिखना है, एक ही बात है। इसको हम पता है एक नाम भी देते हैं, जो कांस्टेंट आया है ना, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं फैक्टरों का फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का फैक्टर। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, इसका नाम है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर फॉर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। डिफाइन कैसे करोगे, देखो, अभी आपने अगर इसको कांस्टेंट के बोल दिया तो आई इक्वल टू के टेन थीटा। आई इक्वल टू के टेन थीटा के बाद रिडक्शन फैक्टर को कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि नीडल में 45 डिग्री मतलब कंपास में 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो 45 डिग्री पर 10 45 डिग्री 1 होगा। और अगर वो 1 हो गया तो के इक्वल टू आई, मतलब वो करंट जिसके लिए 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, दैट पर्टिकुलर amount of current will then be termed as the reduction factor. So it is numerically equal to the amount of current जिसके लिए deflection is equal to 45 डिग्री। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलो, इसे अब हम पूरा लिख लेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट है ये सब। आजकल क्या होता है जेई में से आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। एक्सपेरिमेंटल स्किल मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उनको ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्टूडेंट लोग ये पढ़ते नहीं है। उनको पता है कि स्टूडेंट लोग ये सब डिवाइस डिवाइस छोड़ देते हैं और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने बैठ जाते हैं डायरेक्टली, तो ये सब डिवाइस बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब ये सारे व्यू बना लो, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, जितने भी व्यू हमने बनाए हैं, बिल्कुल एज इट इज सुंदर सा डायग्राम चाहिए मुझे। नोट नहीं हुआ? कुछ लोगों ने पूछा एसी करंट क्यों यूज नहीं करते? अरे भाई, एसी करंट यूज करने से आपको ये इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है। वो एसी करंट डायरेक्शन चेंज करता है ना, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव। और ये सी क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो भी पर्टिकुलर यूरोप से इंपोर्ट होते हैं, या फिर जो यूरोपियन कुछ होता है उनका नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे सी लिखा होता है, मतलब दे आर सेफ फॉर पीपल, उस टाइप से कुछ लिखा होता है। उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन रहता है। ये उन लोगों का, ये अपने काम का नहीं है ये। मतलब उन जैसे अपने आप होता है ना, प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेशन लिखे होते हैं, उस टाइप के सर्टिफिकेशन होते हैं वहाँ पे। जब मैंने ये फोटो आप लोगों के लिए खींचा था, तब मैंने जो डिवाइस यूज़ किया था, ये यूरोप से इंपोर्ट करवाया था, और उसके बाद फोटो खींचा था, नेट से नहीं लिया था। मतलब अगर जरूरत पड़े तो जियो फाइबर वालों से लड़ाई करना कि भाई नेट सुधार दो, नेट कनेक्ट कर दो। फिर उसके बाद फोटोज लेना, फोटोग्राफी करना, और फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर करके उनकी फोटो लेकर इसमें ऐड करना।
सेम फोटो नेट पे मिल गया आपको, ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ तो मिलेगा ही ना। अब एक बार हमने ये फोटो खींचा और हमने ये फोटो डाल दिया, तो वही फोटो आपको नेट पे भी तो मिलेगा ना। समझते नहीं हो किसी भी बात को। हमने ही तो डाला था वो फोटो। अगली बार से जब हम फोटो डालेंगे उसमें कॉपीराइट लगा देंगे हमारा, बस। तो भरोसे नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऊपर का नोट नहीं हुआ था, लो करो जल्दी नोट। अगली बार जब हम क्या करेंगे पता है, नेट की फोटो उठा के डालेंगे। जब इतना खुद से फोटोग्राफी करने के बाद भी अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है, तो फिर हमारे फोटोग्राफी करने का मतलब ही क्या। अगली बार सीधा नेट से फोटो उठाएंगे। आगे बहुत सारे डिवाइस पढ़ने हैं हमें, नेट से 4-5 फोटो उठाएंगे और डाल देंगे इसमें। कर लिया नोट। फिर ये तो नोट कर चुके हो, नीचे ये रिडक्शन फैक्टर वगैरह लिख लो। पहले फोटो लिया करो फिर लिखा करो। ठीक है चलो। अब इसके बाद आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि अब इस टॉपिक में आगे क्या है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद ये आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था। अ, एक था डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में आपको पढ़ाया था मैंने कि वो न्यूट्रल पॉइंट आता है, बस ये वही चीज़ है कि वो दोनों फील्ड्स इक्वल होनी चाहिए, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड वही है। सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, ये सब कुछ आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ चुके हो, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन ना बचता है, जहाँ पे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे आप देखो पूरा थ्योरेटिकल है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, फिर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है,
फिर रिलेशंस क्या होते हैं इनके, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में डाई मैग्नेटिक क्या होता है, फिर पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फिर फिर क्यूरीज लॉ क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, और इनकी इक्वेशंस क्या होती है, हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है। तो पूरा का पूरा टॉपिक अब आगे जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, नीरस और थियोरेटिकल हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसे एक दिन अलग से पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, और पूरा एक ही दिन में आपको याद करवाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए अभी आप हाल फिलहाल, हाँ नीरस में भी रस लेना है अपने को, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ मुंह उतार के बैठने से अच्छा है कि हम अभी पढ़ लें इसे अच्छे से और याद कर लें इस टॉपिक को। तो हम एक दिन आपको पूरा ही अच्छे से एनसीईआरटी से फिर से पढ़वाएंगे और याद करवाएंगे, बहुत सारी डेफिनेशन है वो मार्क करवाएंगे। ठीक है। चलो अब इसके लिए पेज लीव कर दो आप, 6 मत लीव करो, 10 पेज लीव कर दो। 5 आगे के 5 पीछे के, 5 और 5 मिला के 10 हो जाते हैं, है ना। 1 साइडेड 5 और पीछे बैक साइडेड 5, तो मतलब कितना हो गया टोटल, 10 पेजेस आपको इसके लीव करने हैं। ठीक है। चलो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे सीक्वेंस में, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस सीक्वेंस में वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे दिखेंगे, और यहाँ पर हम एक नया डिवाइस भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलेंगे इंडक्टर। इसकी स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से, जो कि होती है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि अब मुझे बताने में एफर्ट ही नहीं लगेंगे। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब। ई की जगह बी कर दो। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे सरफेस से, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। आपको सब कुछ तो पता है, कब पॉजिटिव होगा, गॉस लॉ में पढ़ा था, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा। गॉस लॉ से पहले फ्लक्स पढ़ाया था मैंने। स्केलर क्वांटिटी होगी, एन टर्न्स अगर किसी कॉइल के पास होंगे तो उसका फ्लक्स कितना होगा, 1 टन से कितना फ्लक्स होगा, B × A। तो एन टन से NBA कॉस थीटा फ्लक्स पास करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको याद है मैंने एक बार वेबर बोला था, मैंने बताया था कि फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। और अगर ये यूनिट वेबर है तो यहाँ से मैं फील्ड की यूनिट भी निकाल सकता हूँ। फील्ड की यूनिट क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कई बार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, विच इज सेम एज 1 टेस्ला। ये 1 टेस्ला के इक्वली होगा। ठीक है। ये निकाल लेना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं ये। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। फिर देखो, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ होता है, वैसे ही 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। अभी जो टेस्ला और गॉस है ये किसकी यूनिट है, टेस्ला और गॉस जो है दे आर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक CGS है और एक SI है, तो दे आर बोथ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। पर ये जो हम देख रहे हैं अभी, वेबर और मैक्सवेल, ये किसकी यूनिट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको समझ में आ गया होगा, एरिया में भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर करने पर 10⁴ और मल्टीप्लाई होगा, इसलिए वो 10⁸ हो जाएगा। कन्वर्ट कर पा रहे हो इन सबको आपस में, बहुत बढ़िया, गुड। तो इसके बाद एक मिनट, नोट करवाने से पहले ये 3 केस पढ़ो जरा। याद आया, ये वही डायग्राम है, मैंने वहीं से कॉपी करे एक्चुअली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब मैंने पढ़ाया था ना, वहीं से मैंने ये डायग्राम कॉपी करे हैं, देखो। पूरा पूरा आपको याद आना चाहिए। ठीक है। फिर आपको याद है एरिया वेक्टर को कैसे लेते हैं, सरफेस के नॉर्मल, और क्लोज सरफेस अगर कभी मिल जाए तो आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव लेते हैं।
सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसे नोट करो। यूनिट्स रिलेशनशिप 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 कॉस, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और 1 वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो ये दोनों फ्लक्स की यूनिट है, और ऊपर वाली दोनों फील्ड की यूनिट है। देखो ये लिखा भी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और एक मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। बस ये 3 केस लिख लो, डायग्राम की जरूरत नहीं है ना। बस एज अ रिकैप ये 3 केस लिख लो, डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें अब। डायग्राम तो आपके ऑलरेडी देखे हुए डायग्राम थे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट ये वाला। अब बारी है क्वेश्चंस की। हो जाओ शुरू। अरे जल्दी बताओ इसका कौन सा सबका आना चाहिए। सिंपली करना क्या है, फ्लक्स इक्वल टू, और कुछ थोड़ा ना करने के लिए दिया था इसमें, बी डॉट एस। आता है बी डॉट एस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? आई का आई के साथ 3 2 6, फिर जे का जे के साथ कितना, 4 2 8, के का के के साथ 6 4 24, ऐड करो कितना आएगा, 22। सिंपल है। ये ट्राई करो। एरिया की वैल्यू कैपिटल ए है, बस ओरिएंटेशन हर बार अलग अलग है। हर बार उसको अलग अलग प्लेन में हमने रखा है, आपको बताना है कि उसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा।
फर्स्ट वाला केस देखो, बी नॉट आई का मतलब फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है। हमें दिख ही रहा है कि वो फील्ड इसको ग्रेस करते हुए जा रही है, कोई फ्लक्स नहीं होगा। सेकंड वाले में कंप्लीट फील्ड इससे क्रॉस कर रही है, तो बी इंटू ए कर चुके हो सब कुछ है ना। थर्ड वाले केस में भी जीरो फ्लक्स, क्यों? क्योंकि फील्ड इसको ग्रेस करते हुए जाएगी। और चाहो तो वेक्टर से कर लो, फर्स्ट वाले में वेक्टर, एरिया को वेक्टर लिख दो, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले में? ए के कैप, क्योंकि आपको एरिया लेना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सेकंड वाले में एरिया क्या लोगे? ए आई कैप। और थर्ड वाले में एरिया लोगे ए जे कैप। अगर आप तीनों केसेस में मल्टीप्लाई करके देखोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखोगे, तो डॉट प्रोडक्ट आपको फाइनल रिजल्ट ये वाला देगा। क्लियर है तीनों पार्ट? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो भी ये ट्राई करो। इस बार फील्ड हमने इस टाइप से दी है। लाओ हम सॉल्व करेंगे अब। आपने कर लिया, अब हमारी बारी है। फर्स्ट वाले में बताओ क्या करूं मैं। आपको पता है कि इसमें देखो फील्ड के तीन कंपोनेंट्स है, एक्स वाई और जेड। इसमें सिर्फ आपको पता है कि कौन सा कंपोनेंट होगा, इसमें सिर्फ जेड कंपोनेंट जो है उसके कारण फ्लक्स होगा। या एक काम करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कभी क्लैरिटी नहीं आए, हो सकता है किसी को क्लैरिटी नहीं आए, तो एक काम करो, सेफर ऑप्शन आपके लिए ये है, ए के कैप। बी डॉट ए निकालो, निकालो बी डॉट ए। फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए करो तो क्या होगा, के कैप का के कैप के साथ, है ना, आई और जे तो जीरो हो जाएंगे, के कैप का के कैप के साथ कितना हो जाएगा? ए के कैप आ जाएगा आपका कितना, बी थ्री इंटू ए। जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ जेड कंपोनेंट ही करंट फ्लक्स होगा। वैसे ही अब यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे एरिया क्या लिखूंगा, एरिया में लिखूंगा ए आई कैप, और फ्लक्स आ जाएगा बी वन ए। वैसे ही यहाँ पे एरिया क्या होगा, बी टू ए। ये आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, याद होगा रिजल्ट वैसे आपको? ऐसे ही बता सकते हो मुझे रिजल्ट क्या था? कितने फेज थे ये हमने पढ़ा था, कितने फेज थे इसमें? एक दो तीन चार और दो पांच। हर एक फेज से हमने फ्लक्स निकाला था।
बिल्कुल, चलो अब देखते हैं। ये जो लेफ्ट वाला फेस है इससे बताओ, इससे कितना लिखूं? -b चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले फेस से पहले अपन नीचे वाले फेस का देखते हैं। नीचे वाले फेस से बताओ, ये सबसे इजी है सब। ये जीरो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये जीरो आपको पता है। ये जीरो, फ्रंट फेस, ये भी जीरो, ये भी आपको याद होगा, फ्रंट फेस से भी जीरो था। और ये जो बैक फेस था, इस बैक फेस से भी फ्लक्स जीरो था। ये तीन तो आपको याद ही है। आपको पता भी है कि फील्ड ग्रेस करते हुए जा रही है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती, उसको ग्रेस कर सकती है। तो अब दो फेस कौन से बचे? एक फ्रंट, ये जो फ्रंट मतलब ये स्लैंट फेस, और ये लेफ्ट वाला फेस जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले फेस से फ्लक्स निकालते हैं, ये लेफ्ट वाले फेस से। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फेस की। इससे फ्लक्स निकालने के लिए पहले आपको इसका एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए विड्थ तो पता है आपको, बी है इसकी, ये देखो विड्थ पता है, हाइट पता होनी चाहिए, तो हाइट मान लो एच है। तो एच बाय ए इज टेन थीटा। देखो एच बाय ए इज टेन थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल, आपको पता है, ये हम कर चुके हैं। एच आया था ए टेन थीटा। एच आने के बाद आप बताओ एरिया कितना आएगा? एच इंटू बी, दैट इज ए बी टेन थीटा। एरिया आने के बाद आप फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स टू द लेफ्ट फेस माइनस बी। ये रिजल्ट आ गया। और राइट फेस से पॉजिटिव फ्लक्स, इतना ही पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, मतलब जो स्लांट फेस है, आपको याद है टोटल फ्लक्स जीरो होने का मतलब, राइट फेस से इतना ही पॉजिटिव फ्लक्स। अब ये ट्राई करो। इसमें हमने आपको एक एरिया दिया है जिसकी लेंथ और विड्थ दी है, एल और बी, ये देखो एल और बी, और ये रखा है एक्स वाई प्लेन में। और फ्लक्स फाइंड करना है अगर फील्ड इतनी गिवन है तो।
अलग अलग आंसर आए हैं, सॉल्व करके बताऊंगा सही आंसर क्या होगा इसका। देखो, फील्ड है टुवर्ड्स के कैप, मतलब आउटवर्ड आपकी तरफ है फील्ड, है ना। पर वो एक्स के साथ वेरी कर रही, तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एक्स डिस्टेंस पर, और एक्स डिस्टेंस पर हम लोग लेंगे dx थिकनेस का एलिमेंट, एक्स पर dx, एक्स डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे जिसमें फील्ड होगी आउटवर्ड्स। तो ये जो एरिया आ रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब इस एरिया में से आप फ्लक्स बताओ, पहले तो इस एरिया की वैल्यू बताओ। ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा बी इंटू डी एक्स, हाइट इंटू विड्थ। और इससे डी फाई कितना होगा, डी फाई होगा बी डी ए। फाई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, सभी फ्लक्स का एडिशन, डिफरेंशियल फ्लक्स का एडिशन। बी कितना, 2 + 3x, और डी ए कितना, बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, x = 0 से लेकर x = L तक। ये देखो, x = 0 पे पहला एलिमेंट ऐसा मिलेगा, और x = L पर सबसे आखिरी एलिमेंट सबसे एंड में मिलेगा। कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2bl + 3bl² 2। ये दिख रहा है मुझे तो आधा हुआ। चलो, इसको फिर इसी के साथ हम, इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर पॉज करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर यहीं से फ्लक्स के आगे से ही हम लोग इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर क्या करेंगे, फ्लक्स से कुछ क्वेश्चंस और हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर जो होता है, वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बस वही सब कुछ डिस्कशन चलने वाला है नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।